के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? गद्य खंड। अब देखिए कोई भी किताब जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में। कोई भी किताब जो होता है ना उसके दो भाग होते हैं। एक जो पहला भाग होता है जिसको आप गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश का मतलब होता है कविता को छोड़कर। किसको छोड़कर बाबू? कविता को छोड़कर जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ना, जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई निबंध पढ़ते हैं, कोई भाषण पढ़ते हैं, या किसी व्यक्ति की जीवनी पढ़ते हैं, या कोई ड्रामा नाटक वगैरह पढ़ते हैं, तो उन सभी को हम लोग गद्यांश कहते हैं और कविता को हम लोग पद्यांश कहते हैं। तो किताब कितने भागों में बटा होता है? दो, एक गद्यांश और एक पद्यांश। बात समझ रहे हैं ना? अब हम लोग को समझना है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गद्यांश को। किससे शुरू कर रहे हैं? गद्यांश। ये आपका एक गद्य खंड है। ये आपका क्या है? गद्य खंड। तो गद्य खंड को गद्यांश कहा जाता है। गद्य खंड को क्या कहा जाता है? गद्यांश कहा जाता है। अच्छा देखिए, कहीं से भी जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे तो किताब में आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो तीन तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा किताब से। तीन बात, अगर आप किसी भी पाठ का तीन बात अपने दिमाग में रख लिए तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो तीन बात वो कौन कौन सा है? देखिए, पहला जो बात है एक नंबर में, वो है आपका लेखक का परिचय। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। किसका परिचय? लेखक का परिचय। उसके बाद दूसरा आपका पूछेगा पाठ का सारांश। क्या पूछेगा? पाठ का सारांश। और तीसरा, अगर आप जैसे पाठ का सारांश कर लेंगे, चौथा तीसरा आपको पूछेगा प्रश्न उत्तर। क्या पूछेगा? तो किताब से तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक लेखक के जीवनी से, उनके परिचय से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये लेखक का क्या हुआ? ये लेखक का परिचय हो गया कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जन्म याद रखना पड़ेगा, प्रमुख रचना याद रखना पड़ेगा। साथ साथ लेखक को, जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाता है ना। अब बुरा काम करता है तो उसको दंडित किया जाता है। दोनों है। अच्छा काम कीजिएगा तो आपको पुरस्कृत किया जाता है, आप बुरा काम कीजिएगा तो दंडित किया जाता है। तो दोनों होता है। तो लेखक जो, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे लेखक की रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब लेखक की क्या है? रचना है। ये रचनाएं किया, इस तरह की किताब लेखक ने प्रकाशित किया है। बात समझ रहे हैं ना? और पहला जो चैप्टर है ना उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला जो चैप्टर है इसका नाम आप लोग बताएंगे क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले एक बार चैप्टर को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग लेखक के परिचय के बारे में देखेंगे। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम बताइए, क्या नाम है बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक है ना, कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अच्छा, जन्म की अगर हम बात करें, बाबा साहब के जन्म की बात करेंगे बाबू, जन्म इनका हुआ था 14 अप्रैल सन 1891। ठीक है, 91 में इनका जन्म हुआ था। 1891 किसका जन्म हुआ था बाबू? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। क्या है? लेखक। अच्छा, यहाँ पूछेगा तो आपको बोलना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। और ऐसे कोई पूछेगा आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है, तो आप बोलेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के जितने भी महान लोग हैं उनमें से क्या है? एक है। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। सबसे ज्यादा इन्होंने अछूतों को न्याय दिलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इन्होंने निभाई। अछूत क्या होता है? अछूत का अर्थ होता है कि जो लोएस्ट कास्ट होता है ना, शेड्यूल कास्ट होता है, जिसको आप ST SC कहते हैं, समझ रहे हैं ना। समाज में कई कैटेगरी में जो है लोगों को बांट दिया गया है। कोई जो है BC में आता है, कोई EBC एक ही होता है, BC2 में आता है, कोई शेड्यूल कास्ट SC में आता है, कोई ST में आता है कि नहीं, कोई जनरल में आता है। तो ये जो है ना, ये क्या है? कैटेगरी है। क्या है? कैटेगरी। और इसी के आधार पे APL BPL की सुविधा लोगों को मिलती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन भर किसके लिए प्रयास किए? जीवन भर ये प्रयास किए अछूतों के लिए। हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है अछूतों की समस्या। अच्छा, अछूत की समस्या क्या है बाबू? कि जो हमारे देश में जब अंग्रेज आए ना, तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए, जिसमें उन्होंने हम लोगों को कई भागों में बांट दिया। बात समझ रहे हैं ना? कई वर्गों में बांट दिया। कभी उच्च जात, कभी नीच जात के नाम पे उन्होंने हमें लड़ाया, कभी धर्म और जाति के नाम पे लड़ाया। और हम लोग भारतवासी इतने मूर्ख हैं कि उनके बहकावे में आकर के हम लोग आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। तो जन्म इनका हुआ था बाबू मध्य प्रदेश में।
कि मध्य प्रदेश को हम लोग शॉर्ट में एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी। जैसे आप यूपी बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश को, उसी तरह मध्य प्रदेश को एमपी कहा जाता है। एमपी का मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू। क्या है बाबू? महू। महू एक जगह है, समझ रहे हैं ना। और यहीं पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। अच्छा, 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। जयंती का अर्थ होता है जन्म दिवस, समझ रहे हैं ना। जन्म दिवस को ही क्या कहते हैं? जयंती कहते हैं। जैसे आप अभी अक्टूबर बीता है ना, तो 2 अक्टूबर को हम लोग कौन सा जयंती मनाए थे? गांधी जयंती। कोई भी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? कोई भी जयंती हम लोग उस व्यक्ति को याद करते हैं जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए जो किया, उसके चलते आज देश में शांति है और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। अगर देश में ये लोग जागरूक नहीं हुए थे तो हम लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते, मारकाट करते और हमारे समाज में एक अशांति होती। और अशांति जो जिस समाज में होती है ना, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। जैसे आपका घर है, अगर आपके घर में सब लोगों में सहमति रहती है, सब लोग एक दूसरे से बोलते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो 1 ताला से 2 ताला हो जाता है और 2 ताला से 4 ताला हो जाता है। अगर आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं तो बंटवारा हो जाता है। एक ही गो आंगन में 4 गो दीवार चल जाता है कि नहीं। और फिर लोगों को कोई आता भी है तो वो अच्छा नहीं करता है कि लोगों को आपस में ही सहमति नहीं। तो ये जरूरी होता है कि हम लोग मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं बाबू? रचना मतलब इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, समझ रहे हैं ना, जिसमें इन्होंने डिफरेंट चीजों के बारे में क्या किया है? बताया है। अपने विद्वता के बारे में बताया है, कैसे हम समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इनकी एक रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इनकी रचना है। 1917 में इनकी प्रथम जो पुस्तक है इसकी क्या हुई? प्रकाशन हुई। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इस सन से आप 1917 याद रख सकते हैं कि गांधी जी 1917 में कहाँ थे? तो बिहार के चंपारण में नील की समस्या जो थी उससे लोगों को क्या कर रहे थे? न्याय दिला रहे थे। ये बात तो आपको पता है। हिस्ट्री में भी आप लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में ये पढ़े होंगे, सॉरी भारत के राष्ट्रवाद में आप लोग पढ़े होंगे कि गांधी जी 1917 में चंपारण की जो समस्या थी, जो नील की खेती से जो किसान क्या थे? परेशान थे, उससे उन्होंने क्या दिलाया? छुटकारा दिया। अच्छा, द अनटचेबल्स हु आर शुद्राज 1948 में पब्लिश्ड हुआ। बुद्धिज एंड हिज धम्मा 1957 में। फास्ट अनलिंग्विस्टिक स्टेट 1855 में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी 1923 में। द कह रहे एलोवोल्यूशन ऑफ प्रोविलियंस कह रहे कि फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अच्छा देखिए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कितना जितना भी बुक लिखे हैं ना, सारा बुक्स किस में लिखे हैं? इंग्लिश में लिखे हैं। हम लोग इंग्लिश समझिए कि इंग्लिश बिहार का कितना स्ट्रांग है, इसके बारे में आप लोग जानते हो। और ये सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा किस में? इंग्लिश में। लेकिन देखिए सारे लोग तो इंग्लिश जानते नहीं है, तो फिर इन पुस्तकों का हिंदी वर्जन आया ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो हिंदी को तो ज्यादा समझते हैं, इंग्लिश कम समझते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो इनका हिंदी में भी प्रकाशन हुआ है, ठीक है। इसकी बात कह रहा है कि पीएचडी की थीसिस 1916 में द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये 1965 में। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये 1943। 1943 में बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 में। ये पुस्तकें और भाषण है, समझ रहे हैं ना। इसमें इन्होंने मुख्य नायक बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये पहले जो पुस्तकें थी वो हिंदी वर्जन में था, तो इसको ट्रांसलेट करके 21 खंडों में क्या कर दिया गया? प्रकाशित कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये किस भाषा में आपको मिलेगा? हिंदी भाषा मिलेगा कि नहीं? हालांकि ये इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन चूंकि इंग्लिश भारत के मतलब भारत में तो 22 भाषाएं बोली जाती है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरह से ना 22 तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती है। अब हर भाषा में किसी चीज को प्रकाशित करना संभव है क्या? कि मान लीजिए कि उसको हम हिंदी में भी करें, उसको बंगाली में भी करें, पंजाबी में भी करें, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जहाँ की जो भाषा होती है वहाँ के जो लोग होते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेटर लोग होते हैं। आप जाएंगे जैसे ताजमहल वगैरह देखने ना, या कोई टूरिस्ट प्लेस जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर मिलेंगे। आप जिस भाषा को समझते हैं उसका वर्णन उसी भाषा में करें। बात समझ रहे हैं क्या? अच्छा, मान लीजिए आपको चाइनीज का ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति चाइनीज में आपको कोई बात समझाए तो आप उब जाएंगे कि नहीं? अरे ये क्या बोल रहा है?
जैसे हम लोग मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब इनको जो है कोई चीज जो है बंगाली में बोलिए या चाइनीज भाषा में बोलिए या गुजराती में बोलिए, तो क्या ये समझ पाएंगे? नहीं समझ, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उनको अजीब लगेगा, आप बताएंगे लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, किसी भी चीज को हिंदी में, मतलब जिस जहां से आप बिलोंग करते हैं, उनको हर भाषा की ज्ञान होती है, बात समझ रहे हैं ना, और उस भाषा में आपको क्या करते हैं, वो समझा देते हैं। आपको बताया अफसोस की बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनकी निधन हो गई, इनका डेथ हो गया। डेथ कब हो गया? 1956 में दिल्ली में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया, दिसंबर में, ठीक है, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और आपको बताया कि 14 अप्रैल 1891 में ये जन्म लिए थे। कहाँ पे जन्म लिए थे? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे जन्म लिए थे। इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं, और आपको बताया कि ये तमाम रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, और अंततः बाबा साहब का निधन 1956 में हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये लेखक का क्या था बाबू, लेखक का परिचय था, जहां से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है, तो आप बोलेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस जगह पे हुआ था? महू में। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से बाबा साहब जो है अपने जीवन में देश को तमाम चीजें दी है, और सन 1956 में इनका डेथ हो गया। अगर और भी आप जानना चाहें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो आपको बता दें कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। देखिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अच्छा लगता है। आपके भी पैर में अगर रस्सी बांध दिया जाए, जैसे माल जाल जो होता है, माल मवेशी होता है, कि उसको एक सीमित जगह पे ही रहना पड़ता है, वो अपने मन चाहे ढंग से यहाँ वहां नहीं जा सकता है। तो आपके भी पैर में अगर कोई जंजीर बांध दिया जाए ना, आपको भी घुटन महसूस होगी। आपने एक बचपन में एक कविता पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजड़ बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर। तो कहने का मीन्स ये है कि पक्षी हो या इंसान हो, स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो सबको अच्छा लगता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ हो लेकिन स्वतंत्रता नहीं हो, तो आपको घुटन सी महसूस होगी, और फिर आपको जिंदगी जीने का मन नहीं करेगा। आपको घर पे बार बार, एक आप आइसक्रीम खाने के लिए भी घर पे निकले और घर के गार्जियन आपको बार बार टोके और रोके कि तुम कहाँ जा रहे हो, और हर बात आपको कह के जाना हो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दें कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सुपठित जनों में से क्या थे, एक थे। बाबू देखिए, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञानी व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। कोई काहे आपको फोर्स करता है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में वो ताकत होती है, ठीक है, उसको जगह सो रही, रात को पढ़ाई, तुमको बोल रहे हैं तुम हमेशा क्लास में सोती रहती हो, इतना मेहनत नहीं करो रात को कि दिन में, क्या फायदा होगा। रात में खूब मेहनत करो और दिन में क्लास में सो जाओ, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बात समझ रही हो? तो अक्सर तुमको देखते हैं हम, लेकिन इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि रात में, देखिए जागरण ठीक है, लेकिन अब क्लास में भी आप सोएंगे तो हमेशा सो जाती है ना, वो हमेशा उसको नोटिस करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये हो सकता है कि आज ज्यादा देर तक जगी हो। अच्छा, हाँ, हर जगह सो जाती है। ऐ बाबू, प्राथमिक शिक्षा आप लोग समझ रहे हैं, कई तरह के शिक्षा होते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें, आपको पता भी है कि हम शिक्षा विभाग में, समझ रहे हैं ना, तो शिक्षा विभाग में एक बात आप समझ लीजिए, शिक्षा कुछ चीजें हैं ना जो किताब से हट करके आपको जानना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि हर बिंदु पे आपको जब नॉलेज रहता है ना, तो जहां जैसा वहां वैसा आप करके निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, किताबी कीड़ा इंसान को नहीं बनना, तो किताब में जो बातें हैं वहीं तक सीमित नहीं रहना, कुछ अपना भी दिमाग लगाना है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समझ रहे हैं ना, शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, समझ रहे हैं ना। तो समझिएगा कि शिक्षा जो है ना, जीवन जीने की एक शैली है बाबू। शिक्षा जीवन जीने की क्या है, एक शैली है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। इट इज जस्ट लाइक टॉर्च ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन में एक प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार अंधेरे में रखी हुई वस्तु को अगर आप ढूंढेंगे तो काफी समय लगेगा आपको, फिर भी वो वस्तु आपको नहीं मिल सकती। रात में लाइट कट जाए और फिर आपको कोई सामान ढूंढना हो कमरे में, तो कितना चीज आप तोड़ फोड़ देंगे, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। ठीक, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, उसी अंधकार के समान होता है कि जब उसके पास शिक्षा नहीं होता है ना, तो उसको कोई जीविका भी नहीं मिलता है, और वो टटोलते रहता है अंधकार में, लेकिन उसको अपना जीवन जीने की जो शैली है, या फिर उसको कोई जीविका समझ रहा है ना, जिससे रोजी रोटी किसी की चलती है। तो जब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है तो उसको कोई भी जॉब मिल जाती है,
कहीं भी नौकरी मिल जाती है क्या? अनपढ़ गंवार व्यक्ति को कोई किसी काम पे रखता है, कहीं जॉब पे रखता है? नहीं रखता है। तो शिक्षा जीवन जीने की एक शैली, ये कई प्रकार की शिक्षा होती है। जैसे पहला जो शिक्षा होता है ना बाबू, 0 से लेकर और 5 तक, इसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी एजुकेशन। क्लास 0 से लेकर, जैसे कोई लड़का नर्सरी क्लास में पढ़ता है, फिर यूकेजी में जाता है, एलकेजी में जाता है, फिर यूकेजी में जाता है ना। पहले किस में? नर्सरी में, नर्सरी के बाद एलकेजी, उसके बाद यूके, और उसके बाद क्लास 1। लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? 1 में। इसलिए आप लोग देखिएगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो क्लास में आगे होता है, नॉलेज में पीछे होता है। और प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्लास में पीछे रहेगा और नॉलेज में, क्योंकि वो 3 साल अपना खर्च कर दिया किस में? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो उसमें कुछ सीखा होगा ना। और यहाँ क्लास 1 में डायरेक्ट आते हैं तो सारी चीजें आपको पता नहीं होता। इसलिए आप लोग देखिएगा, 1 क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और 1 क्लास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जब दोनों को एक साथ आप बैठाएंगे, प्रबल कौन पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल वाला। क्यों? क्योंकि 1 में जाने से पहले वो 3 क्लास पढ़ करके आया है। तो लड़का जो 1 क्लास में जाकर के संडे मंडे सीखता है ना गवर्नमेंट स्कूल में, वह लड़का पोयम पढ़ना सीख जाता है 1 क्लास में, सीख जाता है कि नहीं। और ये नर्सरी 1 क्लास में गवर्नमेंट स्कूल का लड़का संडे मंडे पढ़ रहा है, क ख ग पढ़ता है, और वो की से क, के से ख, ये सारा चीज उसको याद हो जाता है। समझ रहे हैं कि? तो ऐसे ही लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, कुछ क्वालिटी है तभी पढ़ाते हैं। बात समझ रहे हैं? ये क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चों को मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन बच्चे इसका लाभ नहीं लेते हैं। स्टूडेंट, पेरेंट्स भी उतना, देखिएगा प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, पीटीएम वगैरह होता है, पीटीएम का नाम आप लोग सुने? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो उसमें आप देखिएगा ना, व्यक्ति अपना जॉब छोड़ करके एक दिन के समय निकाल करके और अपने जाता है जहाँ बच्चा पढ़ता है। और गवर्नमेंट स्कूल में लोग नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहते हैं कि क्या हम स्कूल में जाएंगे, क्या करने जाएंगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो होता है ना, उतना पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए बाबू, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 5 तक, इसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, इसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। अब बात आती है 6 to 8 का, है बाबू। 6 to 8 की शिक्षा को कहा जाता है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक का मतलब मध्य विद्यालय, समझ रहे हैं ना? माध्यमिक का मतलब मध्य विद्यालय। तो मध्य विद्यालय क्या होता है? जिसको आप मिडिल स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल। तो मिडिल स्कूल कहां से कहां तक होता है? 6, 7, 8। 6, 7, 8 ये 3 क्लास को कौन सा स्कूल कहा जाता है? मिडिल स्कूल। आज 0 से लेकर, माने 1 से या 0 से लेकर 5 तक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल में आप लोग समझ गए कि 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, और मिडिल स्कूल में 6 से 8। अच्छा, कहीं कहीं प्राइमरी और मिडिल स्कूल मर्ज है, एक ही में है, मतलब 1 से लेकर के कहां तक स्कूल है? 8 तक। तो वह स्कूल कितने भागों में बटा हुआ है? 2। 1 to 5 क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्कूल। और 6 to 8 क्या कहलाएगा? मिडिल स्कूल। कुछ स्कूल ऐसा है ना जहां 1 से लेकर के और 10 तक पढ़ाई होती है, या 12 तक पढ़ाई होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है जहां 9-10 का पढ़ाई हो रहा है, तो इसको हम लोग हाई स्कूल कहेंगे, उच्च विद्यालय कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्च विद्यालय, हाई स्कूल कहेंगे। हाई स्कूल को कहेंगे अरे बाबू उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा क्या है? हाई स्कूल की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहते हैं। अब हाई स्कूल की शिक्षा क्या होती है? जैसे 9th 10th हो गया, तो ये हाई स्कूल हो गया। उसके बाद हायर सेकेंडरी आता है। क्या आता है? हायर सेकेंडरी। अच्छा, हायर सेकेंडरी जो होता है उच्चतर माध्यमिक हो जाता है, और ये होता है आपका 11-12। तो ये उच्चतर कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्चतर कहलाता है। उच्चतर माध्यमिक क्या होता है बाबू? तो उच्चतर माध्यमिक आपका जो होता है वो क्लास कहां से कहां तक होता है? 11th और 12th का। इसके बाद बच्चा चला जाता है 11th 12th के बाद बच्चा जो है कॉलेज में चला जाता है, जैसे BA, BSc, BCom करता है ना, MA, MSc, MCom। उसकी बाद की पढ़ाई होती है PhD की। MA कोई व्यक्ति कर लेता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट जो व्यक्ति कर लेता है, ग्रेजुएशन के बाद की डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है। बात समझ रहे ना? जैसे कोई व्यक्ति MA किया है तो आप कहेंगे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पोस्ट ग्रेजुएट समझते हैं? PG जिसको कहा जाता है। तो PG का मतलब है कि आप BA के बाद की जो पढ़ाई करते हैं, MA कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं या MCom कर रहे हैं, तो वो आपका PG कहलाता है, उसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और जब MA कोई व्यक्ति कर लेता है ना, तो रिसर्च की पढ़ाई पढ़ता है, अब वहाँ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कि आप 1 क्लास में होते हैं तो आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना होता है। 8 क्लास तक इवन हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10th क्लास तक भी सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इंटर में आने के बाद स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आपकी जो पुस्तक है साइंस की वो 3 भागों में बढ़ जाती है,
फिजिक्स का अलग पढ़ाई पढ़ना है, केमिस्ट्री का अलग पढ़ाई पढ़ना है, बायोलॉजी का अलग पढ़ाई पढ़ना है। तो एक ही साइंस कितने पार्ट में बढ़ गया। और जब उससे भी आगे जब कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ता है ना, तो वो भी पढ़ाई अलग बढ़ जाता है। कोई बोटनी ले लेता है, कोई जूलॉजी ले लेता है। उसमें भी आगे की पढ़ाई जो व्यक्ति पढ़ता है, तो जैसे एक शरीर है ना, अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कोई आई स्पेशलिस्ट होता है तो आई का डॉक्टर होता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट होता है तो वो हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई न्यूरो सर्जन होता है, नस की समस्या होती है तो न्यूरो सर्जन होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, अगर दिल की समस्या है तो कार्डियोलॉजिस्ट देखता है, कोई डार्माटोलॉजी होता है, आपके शरीर में किसी तरह का चर्म रोग हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो डार्माटोलॉजी देखता है। तो डॉक्टर का भी ब्रांच बच जाता है। कोई डेंटिस्ट होता है, दांत का के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। कोई हेयर फॉल से अगर मान लीजिए बाल झड़ रहा है, उसकी समस्या से कोई व्यक्ति है तो ईएनटी डॉक्टर होता है, समझ रहे हैं ना, एक ईएनटी डॉक्टर होता है। ईयर, समझ रहे हैं ना, नोज, और टी से क्या होता है, टीथ जो होता है, ईएनटी बोलते हैं उसको। ई से ईयर, समझ रहे हैं ना, ई एन से नोज, टी से टीथ। ईएनटी डॉक्टर इसको बोलते हैं जो कान का, नाक का और दांत का इलाज करते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब कि सारा बायोलॉजी इधर पढ़ना है, उसके बाद स्पेशलाइज होना पड़ता है आपको कि आपको किस चीज का डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें आपको बहुत सारा समय देना होता है, फिर आपको हर चीज की नॉलेज आपको होती है। तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 5 के एजुकेशन को कहेंगे प्राइमरी एजुकेशन, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आपका मिडिल एजुकेशन जो होता है, समझ रहे हैं ना, मिडिल एजुकेशन कहां से कहां तक होता है, 6 to 8। इसको माध्यमिक शिक्षा कहेंगे, इसको प्राथमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा को, समझ रहे हैं ना, हाई स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है 9th 10th में, वो उच्च शिक्षा होता है। 11th 12th के शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो 1 to 12 तक आप लोग समझ गए। उसके बाद बच्चा कॉलेज में जाता है तो BA BSc BCom करता है, वहां पे स्ट्रीम बच जाता है। अब स्ट्रीम को हिंदी में संकाय कहा जाता है, स्ट्रीम को हिंदी में संघ। अच्छा, ये बात क्लास 10 तक के बच्चों को समझ में नहीं आती कि ये क्या होता है सर। देखिए होता क्या है ना, जब आप क्लास 10th कर लेंगे तो क्लास 10th करने के बाद आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपको एक स्ट्रीम चुनना होता है, और स्ट्रीम ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपका गोल क्या है, एम क्या है, एम्बिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एम्बिशन यू हैव टू टेक एडमिशन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। बात समझ रहे हैं ना, कि जो आपका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के आधार पर आप एडमिशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर की तैयारी करना है तो वो बायोलॉजी ले लेता है, किसी को इंजीनियरिंग करना है तो मैथमेटिक्स ले लेता है, किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस में जाना है तो वो कॉमर्स ले लेता है। क्या ले लेता है, कॉमर्स। कॉमर्स की जो पढ़ाई होती है ना, वो बिजनेस की पढ़ाई होती है। अगर कोई व्यक्ति बैंकिंग में जाना चाहता है तो कॉमर्स लेगा, जैसे कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो मैथ्स लेता है, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या लेता है, बायोलॉजी लेता है। कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जानना चाहता है, यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन करता है वो IAS बनता है, IFS बनता है और IPS बनता है, समझ रहे हैं ना। यूपीएससी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल जो पोस्ट होता है वो 3 होता है। सबसे हाई प्रोफाइल पोस्ट जो होता है ना, वो आपका IAS का होता है। IPS से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, IAS होता है, याद रखिएगा। IAS और IPS में पावरफुल कौन है, IAS। अच्छा, IAS में ही DM बनता है, IAS में ही क्या बनता है, DM, और DM के अंडर में ही सारे जिला के पदाधिकारी होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। राजा कौन है, DM। अब DM का मंत्री, जैसे राजा का मंत्री होता है, राजा का सेना नायक होता है, तो फिर आपका जो SP होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, वो क्या होता है, वो किसके अंडर काम करता है, DM के अंदर। SP के पास पावर जाता है कि DM के पास, DM के पास। बात समझ। लेकिन वहां पे डिपार्टमेंट बंट जाता है, क्योंकि DM को सारे चीजों को देखना होता है और SP को केवल क्राइम ब्रांच देखना है। DIG मेयर ये आपके प्रमोशन से होता है। जैसे आप बहुत टाइम जो स्पेंड करेंगे तो आपकी प्रमोशन होती है, तो आपका फिर रैंक क्या होता है, बढ़ते जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे एक DM होते हैं तो आप केवल एक जिला देखते हैं, लेकिन एक आप DIG होते हैं तो कई जिला देखते हैं, सारे जिला का इंफॉर्मेशन आपके पास आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये और भी, ये कैसे बनता है, डायरेक्ट कोई व्यक्ति DIG नहीं बनता, वो प्रमोशन से बनता है, वो मेहनत करके आगे जाता है, फिर प्रमोशन से बनता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत है आपको। प्राइमरी एजुकेशन समझ में आया, माध्यमिक शिक्षा समझ में आ गई। अभी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की केवल आपको जीवनी बता देते हैं, कल इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई। अच्छा देखिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ाई से महान होता है बाबू, किससे महान होता है, पढ़ाई से। देखिए एक चीज आपको बता दें कि जब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे ना, तो पढ़ाई में इतने तेज थे बाबू, कि आपको बताया कि पहले ये भारत में पढ़ाई किए तो भारत में लोग इनको पढ़ने नहीं दिए। जरा आप सोचिए कि किसी दिन आपको टीचर
क्लासरूम से बाहर करके और कहे गेट के बाहर से आपको पढ़ाई करना है और यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? कभी आवाज सुनाई देगी, कभी नहीं सुनाई देगी, बाहर कई तरह का आवाज आ रहा है, दिमाग में वो आएगा। अच्छा, बच्चे क्या करते थे, जहाँ चप्पल जूता खोल देते थे वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत में बैठ के पढ़ाई करते थे। क्या आपको अच्छा लगेगा कि जहां किसी का चप्पल जूता हो और वहां पर आपको बैठा करके पढ़ाया जाए? क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन ये चीजें जो कुछ देश हैं जहां पे कास्टिज्म की समस्या नहीं, कास्टिज्म मतलब जातिवाद, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका। अब छोटे क्लास में ही अमेरिका नहीं गए, इन्होंने कुछ शिक्षा यहाँ पे जो है क्या की, जैसे प्राथमिक शिक्षा के बाद, ठीक है, बड़ौदा नरेश के उच्चतर शिक्षा के लिए गए। उच्चतर शिक्षा मतलब अब 9th, मतलब क्लास 8 तक का पढ़ाई भारत में की, लेकिन 9th 10th मतलब उच्चतर शिक्षा की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। ठीक है, फिर वहां से कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और ये घूमने के लिए नहीं गए, पढ़ने के लिए। आपको लगेगा कि कितना अच्छा जिंदगी था ना उनका, कि अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। आप कभी एग्जाम पढ़ेगा ना तो 10 दिन आप अपने परिवार से दूर रह के और फिर अपने आप को एडजस्ट करके देखिएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि घर छोड़ने का एहसास क्या होता है। किसी रिलेशन में बोलते हैं ना कि वन डे गेस्ट और नेक्स्ट डे पेस्ट। एक दिन आप जाएंगे, मान जान आपकी बहुत होगी, आपको बिल्कुल राजमा पनीर और कई तरह का व्यंजन आपको परोसा जाएगा, पूछा जाएगा क्या पिएंगे क्या खाएंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई करेंगे तो खाएंगे, छोड़ दीजिए क्या लाना है क्या नहीं लाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तो मान जान ज्यादा दिन के लिए नहीं होता है। अब यहाँ से सुनो, यहाँ पे ये कहाँ चलेगा बाबू? लंदन चले। उन्होंने संस्कृत के का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांडमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर के उभरे। किसी एक व्यक्ति के पास एक डिग्री हो जाता है ना तो वो सबको दिखाता है, देखिए एमए किए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं, ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति एक डिग्री लेकर के बहुत अपने आप में फूलता है, फूलना का मतलब बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास इतिहास का भी है बाबू, सुनिए, जिस व्यक्ति के पास इतिहास का भी ज्ञान हो, ठीक है, विधिवेता हो, लॉ की भी पढ़ाई उसके पास, अपने आप में वकील हो, विधिवेता समझते हैं ना, लॉ की जो तैयारी करता है ना, LLB जो करता है वो विधिवेता होता है। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स की जानकारी हो, बेहतरीन इकोनॉमिक्स जानता हो, हिस्ट्री जानता हो, लॉ जानता हो, कानून की पढ़ाई जिसको आता हो, ऐ बाबू, समाज शास्त्री हो, जो सोशियोलॉजी का ज्ञान हो जिसके पास, जो शिक्षाविद हो, एजुकेशनिस्ट हो, अनेक रचना किया हो, समझिए उस व्यक्ति में कितना अपने आप में प्राउड फील होता हो। आपको किसी एक विषय का ज्ञान होता है, मैथमेटिक्स ज्यादा जानते हैं, अच्छा जानते हैं, तो आप सबको बताते हैं अरे वो तो मैथ्स में एकदम धुरंधर है। लेकिन जिस व्यक्ति को हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो, उस व्यक्ति को अपने आप में कितना प्राउड फील होता होगा। आपको बता दें कि स्वदेश में कुछ समय तक इन्होंने वकालत किया, अपने देश के अंदर इन्होंने एडवोकेट का काम किया। आपको बताए थे अधिवक्ता के बारे में, आपको बताए थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आपको बताए थे कि अधिवक्ता क्या करता है। अधिवक्ता कभी भी अपने क्लाइंट का क्या करता है? समर्थन करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, अब यही प्रश्न पूछेगा आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी वो किसके लिए लड़ा था उन्होंने? तो सबसे पहले अछूत के लिए, स्त्री के लिए। अच्छा, ये देखिए 16 से 18 घंटे जो अंग्रेज थे यहाँ के लोगों से क्या कराते थे? काम कराते थे। 16 से 18 घंटे, 6 घंटा टाइम मिलता था, उसी में बनाना है, खाना है, बाल बच्चा का लालन पालन पोषण करना है। तो जब माँ ही घर पे नहीं रहेगी, 18 घंटा काम करके कहीं से आएगी, 24 घंटा के समय में 18 घंटा आपकी मम्मी घर पे न हो और उस समय आएंगे तो वो सोएंगे कि आपको आपके बारे में आपका केयर करेंगे, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी। समझ रहे हैं कि नहीं? और इन्होंने अपना जीवन आजीवन जो है अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को, अच्छा मजदूरों को बहुत सताया जाता था, लेबर को 16 घंटा 18 घंटा काम कराने के बाद भी उनको ठीक से खाने तक का भी पैसा नहीं मिलता था। खाने तक का पैसा, जैसे आज के समय में देखते हैं ना कि एक लेबर सुबह में 9 बजे जाता है और 5 बजे ही हाथ धोना स्टार्ट कर देता है, उसी में 3-4 घंटा खैनियों बनाता रहता है, कहता है कि टोकिएगा तो मैंने खाए पिए नहीं, एक दिन टाइट बोल दीजिएगा तो कल से काम पर नहीं आएगा, और शाम को कहेगा 500 रुपया चाहिए, लेबर का 500, मिस्त्री का 700 दीजिएगा तो कल से आएंगे। 4 समय लेबर मिल रहा है, तुम्हारे बात बतिया रही हो तुम। मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तमाम संघर्ष की बात
स्त्रियों को, मजदूरों को, इन सबको क्या मिला? न्याय मिला। अगर ये नहीं होते ऐ बाबू, ये नहीं होते, बस एक लाइन ये देख लीजिए, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे। ऐ बाबू सुनिए, ऐ बस एक लाइन ये देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। आपको बताए थे कि भारत के मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो वकील का ही पेशा क्यों चुनते थे? क्योंकि अंग्रेज इतना तमाशा बतियाते थे कि वो लोग कहते थे कि अगर हम लोग उससे बढ़कर नॉलेज नहीं होगा ना तो हम लोग को और भी सताएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं पढ़ लिख कर क्या बनूंगा? वकील बनूंगा और छूतों के लिए न्याय कानून बनाऊंगा और छुआछूत को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। जब तक मैं समाज से छुआछूत को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये प्रण था किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। फिर हम लोग कल इसके बारे में देखते हैं।